तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड मीन्स ऐसा नहीं है कि जस्ट इकोनॉमी के कुछ फीचर्स, ओवरऑल स्ट्रक्चर, जीडीपी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट। वो एक तरीका है आपको पढ़ने का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन जो ओवरऑल आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मीन्स इकोनॉमी मीन्स क्या है, इकोनॉमी कैसे ये डेवलप हुई, कैसे इवॉल्व हुई, अभी क्या स्ट्रक्चर है, फिर हम समझेंगे कि उत्तराखंड का क्या है, और फिर अलग अलग तरीके से जो उसके पैरामीटर्स हैं उसको डिवाइड करके हम देखेंगे। शायद कैमरे की साइड अभी फेस नहीं आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और, मुझे आपको ना एक टॉपिक है ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, वो इकोनॉमी में ही कराना है, मींस इसके जस्ट बाद। ऐसा क्यों? अभी जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको एक समझ में आएगा कि यार जो इवोल्यूशन दिखाया है वैसा ही आज भी हमें कहीं ना कहीं ट्राइब्स में देखने को मिलता है, और उसी बेस पे आप ट्राइब्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो ट्राइब्स आपकी इसी में पूरी होगी। फिर हम जीडीपी, कुछ बेसिक डेटा आपका जो उत्तराखंड की इकोनॉमी का है, फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कुछ रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, और फिर पूरी सर्विस सेक्टर को हम देख लेंगे, ठीक है, कंबाइंड करके विद ट्रेड, सब कुछ उसमें, हेल्थ, एजुकेशन, सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर, गवर्नमेंट स्कीम, सब कुछ इसमें हम कवर करेंगे। आराम से आपको टाइम देना है। तो पहली चीज, और सब जो आपने अभी तक पढ़ा होगा, देखा होगा, वन लाइनर भी परीक्षा वाणी और अलग अलग बुक से देखा होगा, वो एक साइड है। आप जो समझोगे एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बात में बोल रहा हूं, आप पूरा लेक्चर देखो और उसके बाद डिसाइड करना कि क्या कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ है या नहीं। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक बार आपने समझी, फिर इकोनॉमी आप दुनिया भर की इकोनॉमी समझ लोगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बेसिक कहीं ना कहीं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन क्लासेस में जो हम कुछ थोड़े थोड़े गैप्स रह जाते हैं, फिर बाद में चल के वो इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता। बाकी जो अच्छी स्कूलिंग जिसकी रहती है वो बहुत अच्छे लेवल से चीज़ें पहले से ही समझते हैं, क्योंकि उनको उस तरीके से पढ़ाया गया है। इवन हमें भी, मुझे भी वो चीज़ नहीं हो पाई, स्कूलिंग वैसी नहीं रही। अब चीज़ जाके रियलाइज होती है कि हाँ, स्कूलिंग अच्छी होना और फिर बाद में चीज़ों को समझना कितना डिफरेंट है। वो चीज़ें उनके लिए जो अच्छी स्कूलिंग करते हैं शुरू से ही आसान रहती है, बाद में या तो हम उस टाइम ध्यान नहीं देते, या फिर जो भी फैक्टर आप बोल लीजिए, वो कहीं ना कहीं एक गैप रह जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि वो गैप आपका पूरा फिल हो जाएगा। अभी आप यहाँ से देखना स्टार्ट करो, फिर उत्तराखंड की पूरी इकोनॉमी, उसके मेंस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, इसी के साथ एक पैरेलल वीडियो आपकी आने वाली है ज्योग्राफी पे, जिसमें उत्तराखंड की जो जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे एफआरओ, आरओ, एआरओ, यूके पीसीएस, लोअर पीसीएस, इन सब में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी से, उसका एक कंपाइलेशन विद सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन कि आपको फिर ज्यादा कुछ ऐसा पढ़ने की, देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सब कुछ उसी से कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। देखिए, इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड समझने से पहले हमें जो इवोल्यूशन है इकोनॉमी का, उसको समझना होगा। इवोल्यूशन कैसे? कि स्टार्टिंग में मैन क्या थे। आपने एनिमल मूवी देखी है, तो उसमें स्टार्टिंग में जो वो बात बोलता है, कुछ हद तक वो सही है। कहाँ तक? मैन हंटर्स थे, जंगल में रहते थे, और लगभग जितना भी जंगल में उन्हें मिलता था, कोई जानवर है उसका शिकार करके लेके आना, कुछ कहीं पे फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, फल है, उन सबको लेके आते होंगे, और घर पे जो फीमेल थी वो उस सबको पका के या बना के खिलाती थी। दूसरा एक पर्सपेक्टिव है कि मैन हंटर था और फीमेल गैदरर्स थी, मीन्स उसने हंटिंग की और बाकी का जो काम रहा वो फीमेल ने किया। इस बेस पे पूरा एक स्ट्रक्चर चलता था इकोनॉमी का। आप डेली अगर जाओगे काम पे,
काम मतलब क्या, किसी को मारना, किसी जानवर को मारना और उसको लाके खाना, यही काम है, यही जीवन था। तो डेली आप कुछ काम करोगे तो खाओगे, नहीं करोगे तो नहीं खाओगे और मर जाओगे। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था उस मूवी में। बाद में वो अल्फा मेल तक ले गए उस बात को, वो पता नहीं कितनी सही है गलत है, लेकिन हाँ यहां तक तो सही है कि भाई मैन हंटर था, वो गैदर थी, तो जब कोई हंटिंग करेगा तो उसकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांग हो ही जाएगी। तो मैस्कुलिनिटी जो है वो विद टाइम इवॉल्व होके आती है। अब आदमी तो गया है शिकार करने, शिकार करके अब होगा क्या, एक आपको क्राइसिस नहीं दिख रहा, जब भी किसी भी चीज का डेवलपमेंट होता है तब कुछ ना कुछ क्राइसिस आएगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, उसके सॉल्यूशन होंगे और फिर वो चीज ऐसे इवॉल्व होती रहती है। अब मैन डेली जा रहा है तो उसको क्या है, एक तो डर भी है कि कहीं कोई जंगली जानवर आके मुझे मार ना दे। तीन तरीके के डर है। पहला, देखिए सबसे पहले कुछ जो जानवर है, जानवर को ही मार रहा है। अब कुछ जानवर है जिसको वो मारता है, ठीक, मारता है और फिर खाता है, तो उससे तो उसका जीवन चल रहा है। तो पहले सब नॉन वेजिटेरियन ही थे, ठीक है। दूसरे जानवर उस टाइप के हैं जैसे लायन, टाइगर अब इसको थोड़ी मार सकता है, इवन ये टाइगर इसको खा लेते होंगे, इंसान को खा लेते होंगे या हमें ही खा लेते होंगे, तो ये हमें मारते थे, तो इससे मैन मरता था। तो ऑब्वियसली इससे प्रोटेक्शन रखेगा, सिक्योरिटी, कुछ डिफेंस, और डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ औजार वगैरह बनाएगा, औजार बनाएगा। तो एक को तो हम मार रहे हैं, दूसरा जानवर हमें मार रहा है, तो हम उससे प्रोटेक्शन ले रहे हैं, डिफेंस ले रहे हैं। डिफेंस कैसे, कुछ ऐसे हथियार बनाएंगे, चाहे एक लकड़ी पे, डंडे पे, पत्थर पे, कुछ ऐसे नोकीले जिससे हम मार सके, ठीक, और वो शिकार के काम भी आएगा। दूसरा डिफेंस के लिए। तीसरे प्रकार के और थे, तीसरा प्रकार क्या होगा, कुछ ऐसे जानवर थे जो हार्मलेस थे, मतलब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, ठीक, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो इंसान ने क्या किया कि यार ये नुकसान तो पहुंचा नहीं रहे, तो क्यों ना इनको डोमेस्टिकेट कर लिया जाए। डोमेस्टिकेट, डोमेस्टिकेट मतलब इन्हें पालतू बना लिया जाए, और ये जब पालतू बन जाएंगे तो हमारी भी सुरक्षा करेंगे, जैसे डॉग, कुत्ता। अब उससे हाँ कुछ लोग ऑफेंड ना हो जाए, डॉग लवर्स, तो अब डॉग है, डॉग हार्मलेस है, मीन्स इंसान को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन वो क्या है, आप उसको कुछ खिला रहे हो छोटा मोटा, तो आपके आसपास दुम हिला के घूम रहा है। तो अगर आप केव्स में सो रहे हो रात को और बाहर कुत्ता बैठा है, तो आपकी एक नेचुरली वो प्रोटेक्शन, एक डिफेंस रखेगा। और चलिए शेर या कुछ उसको मार भी दे तो भौंकेगा तो कम से कम, तो आपको एक तरह से अवेयर कर देगा, अलर्ट कर देगा, कोशिश कर देगा, तो आप अलर्ट हो जाओगे कि अच्छा कोई खतरा है, कोई जंगली जानवर है। तो ये फायदा हुआ। दूसरा, एक डोमेस्टिकेशन किया हमने गाय का, और यहां से पूरी क्रांति चालू होती है। गाय, गाय का डोमेस्टिकेशन एक बहुत बड़ी क्रांति है। क्यों, अब गाय को आपने डोमेस्टिकेट किया, पालतू बनी, आपके घर के बाहर खड़ी रहती है, डेली वो दूध देती है। अब जैसे ही वो दूध देगी, डेली देगी, तो दैट मीन्स आपको एश्योरेंस हो गया कि यार बस थोड़ा बहुत खाने का जुगाड़ करना है, और खाने में लेट भी हुआ तो डेली हमें दूध तो मिल ही रहा है, या कम से कम पीने का जुगाड़ तो हो गया है, अपना खाने का हम खुद से देख लेंगे, ठीक है। तो गाय से एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी, और हम देखेंगे, अब इंसान ने देखा होगा कि यार ये गाय है, गाय का दूध हम पी रहे हैं, और दूध पीना भी कैसे सीखा होगा, क्योंकि गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, बछिया को। अब उसी दूध को इंसान ने कभी पिया होगा, देखा होगा कि हाँ ये तो सही है, तो उस हिसाब से उसने पीना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे आज भी आप देखो गाँव में, देहात में, कहीं भी जहाँ पे पशुपालन होता है, तो
लास्ट में तो क्या है, इंजेक्शन लगाते हैं काफी, लेकिन अभी भी इंडिया में आपको अगर गाय का भैंस का दूध निकालना है तो उसका जो भी बछड़ा बछिया है पहले उसको आप लेके जाओगे, वो थोड़ा टाइम दूध पिएगा, उसके बाद आप उसको हटा के अपने डब्बे में दूध कर लेते हो। ये एक नॉर्मल सा तरीका है। तो सिंपली ऐसे ही हम सोचो कि हमने सीखा होगा पहले कभी देख के, उसी प्रैक्टिस को हम आज भी कर रहे हैं। ऑल दो तो बहुत इंजेक्शन चल रहे हैं, ऑक्सीटोसिन और बहुत सारे जो आप लगाते हो, वो ग्रोथ हार्मोन है, उससे रिलीज होता है दूध और आप दूध निकाल लेते हो, जो कि गलत है, सरकार ने बैन किया हुआ है, फिर भी ये चल रहा है। एनीवे, बैक टू अवर टॉपिक। अब गाय का आपने डोमेस्टिकेशन की, तो ऐसा थोड़ी कि बस वो दूध दिए जा रही है, कुछ खा तो रही है। आप देखते हो कि यार वो जंगल में जाती है, कुछ ना कुछ वहां पे चर रही है, चर रही है मतलब खा रही है, कुछ ना कुछ चारा है उसको खा रही है। तो आप थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व करोगे या किया होगा, इंसान ने नोटिस किया होगा कि हाँ यार वो जो चारा है जिसको वो खा रही है, क्या हम नहीं खा सकते उसको? कभी तो ट्राई किया होगा ना। तो हाँ यार, देखा कि ये चारा है, जो भी है, वो उस टाइम पे गेहूं था, गेहूं देखा कि यार उसको खाती है, तो इंसान ने भी उस गेहूं को निकाल के कभी खाना स्टार्ट किया होगा। अब जब गेहूं स्टार्ट किया खाना, तो आप देखो पहले आपकी जो डाइट थी वो सिर्फ मीट बेस्ड थी, कुछ फल वगैरह मिलते थे, फ्रूट्स वगैरह थे, लेकिन मीट थी डोमिनेटली। अब गेहूं थोड़ा सा वेजिटेरियन, ठीक, अब गेहूं खाने लगे लोग। अब जैसे ही गेहूं खाएंगे तो गेहूं ऐसा थोड़ी है कि अपने आप उग रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जिस टाइम भी लग रहे होंगे। अब लोगों ने देखा कि यार यहाँ के हमने गेहूं खा लिए, अब गाय को खाने के लिए नहीं है, तो फिर किसी दूसरी जगह पे चलते हैं। तो लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट की, आंदोलन नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट किया। आज भी आप देखो कुछ ट्राइब्स, जैसे भोटिया फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, भोटिया, वहां पे एक एक्टिविटीज देखी जाती है, ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस मीन्स क्या होता है कि जैसे गर्मी है तो गर्मी के टाइम पे प्लेन रीजन में तो गर्मी ज्यादा है, वहां चले जाते हैं। अब सर्दी में वहां बर्फ रहती है, खाने के लिए कुछ होता नहीं, जो भेड़ बकरी रहती है उनके लिए कुछ नहीं होता, तो वो नीचे आ जाते हैं। तो अप एंड डाउन, इसी एक्टिविटीज को ट्रांसह्यूमेंस बोलते हैं। तो ये जो लोगों का मूवमेंट है, आना जाना चल रहा है, वो किस वजह से? ज्योग्राफिक फैक्टर की वजह से। आप सोचो कि एक टाइम पे, उस टाइम पे ज्योग्राफिक फैक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेट करते होंगे। क्यों? क्योंकि इंसान ने ऐसा कुछ अभी आविष्कार नहीं किया है। सिंपल, जैसा प्रकृति उसको रख रही है, जैसा नियति उसको रख रही है, डिटर्मिनिज्म, वैसी ही दुनिया चल रही है, ठीक। तो इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह गए। अब जैसे ही किसी जगह पे पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि यार यहाँ पे घास अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, खाया, गेहूं वगैरह खाया, कुछ रखा, चल दिए। फिर ऐसी तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, तो धीरे धीरे करते करते ये घाटी के आसपास पहुंचे। घाटी मीन्स वैली। अब जैसे ही वैली के पास पहुंचते हैं, आसपास में देखते हैं कि यार एक रिवर भी यहाँ पे फ्लो कर रही है, एक रिवर भी फ्लो कर रही है यहाँ पे। तो अब आप देखना कि इस रिवर से या इससे कितनी बड़ी क्रांति आएगी। अभी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जहां भी रिवर है उसके आसपास बहुत फर्टाइल सोयल होती है, एलुवियल सोयल होती है। तो मिट्टी कैसी हुई? बहुत ज्यादा फर्टाइल है, फर्टाइल मिट्टी है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। वीट का प्रोडक्शन, गेहूं का या जो भी है उस टाइम पे लगा रहे हैं, उसका प्रोडक्शन ज्यादा है। और इसमें मजेदार बात, गेहूं गेहूं जब पकने वाले होते हैं, अभी राबी की फसल है, उसके थोड़े टाइम पहले उसको जो बोलते हैं, जो आप समझते हो, जो आप जब हवन करते हैं, हम लोग हवन करते हैं, तो उस हवन में जो हम चढ़ाते हैं अग्निदेव को। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट टाइम कुछ
प्रोडक्शन बोल लीजिए या फिर काम स्टार्ट किया तो वो जो का ही था। तो जितनी भी पूजा पद्धति होंगी तो उसमें उस पहली चीज का महत्व ज्यादा होगा। तो आप देखो जो भी चीज हम लगाते हैं, जैसे हवन सामग्री है, किस चीज से मिली है? किसी कुछ पेड़ के पत्ते हैं, उसमें उसमें सुपारी है, कुछ धूप है, गूगल है, ये सब तो सब प्राकृतिक चीजें हम पंच तत्व भगवान जो अग्नि है या अग्निदेव हैं उनको अर्पित करते हैं। उसी तरीके से जो आज भी हमारी एक तरह से ये कल्चर का पार्ट है, कस्टम का बोल लीजिए। तो अब देखिए फर्टाइल है, सरप्लस प्रोडक्शन है। तो लोगों इन जो पहले लोग रहे होंगे उनको लगा कि यार यहाँ पे तो जितना हम गेहूं खा रहे हैं उससे ज्यादा पैदा हो रहा है, तो सरप्लस प्रोडक्शन है। ऊपर से हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो पानी है तो पीने का पानी भी है, तो पीने का भी सिस्टम सही है। तीसरी चीज, जो गाय है उसको भी पानी आप पिला सकते हो, वो भी आसपास के इस फर्टाइल एरिया में चर सकती है। हाँ यार ये भी सही है। तीसरा कि जो पानी है उसमें मछली है कुछ, ठीक। अब मछली है तो आप मछली को मार के खा सकते हो, तो आपको एक सोर्स और मिल गया, फिश भी मिल गई इस टाइम पे। तो फिश भी है, फर्टाइल ग्राउंड भी है, प्रोडक्शन भी अच्छा है, गाय के लिए भी फायदा है, आपके लिए भी है। और बहती रिवर ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है कि यहाँ पे जो भी माल है आपका, ठीक है, आप उसे रख दो, वो बह के आप अगर आपको इस एरिया में लेके जाना है तो आराम से ले जा सकते हो रिवर फ्लो से। तो बहुत सारे फायदे स्टार्ट हुए। और फिर जो सेटलमेंट स्टार्ट हुआ वो हुआ रिवर वैली के आसपास। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको दिखाऊंगा मैं पूरे वर्ल्ड मैप में, जस्ट ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, ठीक है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट बनाओ फिर उस पर आते हैं। आप देखो जितनी भी सभ्यता हुई है लगभग वो नदी घाटी के आसपास ही थी। ये इंडस थी तो पूरा हड़प्पा, ठीक। ऐसे ही आप ईरान वाले साइड में चले जाओ तो दजला और फरात, यूफ्रेटिस और टिग्रिस, तो यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, पर्शियन। तीसरा आप अफ्रीका चले जाओ, ठीक, इसी तरीके से अफ्रीका है, अफ्रीका में ये इजिप्ट में नाइल नदी के किनारे। तो सभ्यता का विकास इस तरीके से स्टार्ट हुआ। अब देखो घाटी के पास लोग रहने लगे, सरप्लस प्रोडक्शन है और खाने की भी चीज अब एक नहीं है। आप शिकार तो कर ही रहे हो, मछली भी मिल रही है, गेहूं भी मिल रहा है खाने के लिए, फल भी है। तो असल में होगा क्या धीरे धीरे कि आपके पास गेहूं है, किसी के पास मछली है। आज आपका मन है कि यार मुझे मतलब मछली मारने नहीं जाना, तो आप क्या करोगे, यार 1 किलो गेहूं ले और बदले में मुझे चाहे आधी मछली दे दे, एक दे, दो दे, तीन दे। उस तरीके से सिस्टम डेवलप हुआ। तो उसी को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? यही तो है वस्तु क्रय विक्रय प्रणाली, यही तो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है इसमें। आपने सपोज फिश दी, सामने वाले ने आपको वीट दिया, गेहूं दिया, या फिर इंटरचेंज कर लिया आपने। इस तरीके का वाटर सिस्टम उस टाइम पे, आवाज आ रही है, ठीक है, तो ये सब चलता होगा। अब बार्टर सिस्टम चल रहा है, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, किसी के पास कुछ है, अलग अलग चीजें हैं। विद टाइम अब होगा क्या कि यार देखिए मुझे गेहूं चाहिए, आपको चावल चाहिए, लेकिन मेरे बस की ये रोज रोज के ड्रामे नहीं है। जैसे लोग अभी भी है, आप जब लोग शॉपिंग करने जाते हो या फिर किराने का कुछ सामान लेने जाते हो तो जनरली सबका यही रहता है कि मंथली जिसका जितना बजट है उस बजट में पूरे मंथ का सामान आ जाए। अभी बाहर में भी देखो, अभी जैसे बर्फबारी है तो लोग पहले ही अपना इंतजाम करके रखते हैं कि भाई कम से कम इतना हो अपने पास कि आराम से अपना खाने पीने का जुगाड़ चलता रहे। तो ठीक वैसे ही अब लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम रोज रोज का हमारे बस की नहीं है, हम वीक में एक बार मिलेंगे, ठीक है, और जहां मिलेंगे उसको बोल सकते हैं हाट। हाट बोल दिया हमने, एक हाट लगाएंगे, कोई बाजार लगाएंगे, मेला लगा लेंगे, कुछ भी लगा लेंगे, और वहां पे आके सब लोग जिसको मछली बेचनी है अपनी वो मछली ले आएगा, जिसको तरबूज बेचने हैं वो तरबूज ले आएगा, जिसको गेहूं बेचने हैं वो गेहूं ले आएगा, ठीक है, और जिसको जो खरीदना है आपस में हम एक्सचेंज कर लेंगे। लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, बात ये भी सही है कि चलिए
माल जिसको जितना लेना था 1 दिन में ही आपका हो गया। ऐसा एग्जाम्पल आज भी मिलता है। आप अब देखिए किराने की तो काफी शॉप हो गई हैं, लेकिन आप सब्जी की देखो, सब्जी का अभी भी मार्केट लगता ही है हर शहर में, कस्बे में, बड़े शहर में तो खैर छोटी छोटी या बड़ी शॉप भी है, लेकिन हर किसी टीयर 2 टीयर 3 टाउन में तो लगता ही है। आराम से वहां पे हफ्ते में 1 दिन का ऑफ रहता है, किसी दिन वहां पे बाजार लगता है, सब्जी मंडी लगती है, और लोग वहां पे अपना सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का है। अब क्या हुआ, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ के बाद स्टार्ट होगी। कैसे? सपोज मैं लेके आया गेहूं, गेहूं लेके आता हूं और चल के आ रहा हूं 60 से 70 किलोमीटर, चलिए 60 भी नहीं, 10 किलोमीटर ही आप मान लीजिए, 10 किलोमीटर आप मान लीजिए कि मैं चल के आया हूं। तो अब मेरा माल आज नहीं बिका, या फिर जो मैं बदला लेना चाह रहा था वो नहीं बदल पाए अब किसी वजह से। हो सकता है मछली की शॉर्टेज हो, किसी फल की शॉर्टेज हो, लोग तरबूज नहीं लेके आए हों। तो यार ये जो सामान या गेहूं मैंने रखा हुआ है, अब इसे वापस सर पे रख के फिर लेके जाऊंगा मैं, तो क्यों ना कोई एक ऐसी जगह इस हाट में, या जो भी मंडी होगी या जो जगह होगी उसमें कुछ इतना एरिया ऐसे हम रिजर्व रख लेते हैं, और इसी में अपनी जितनी भी बोरी है, सामान है, यहाँ पे हम रख देंगे, ताकि अगली बार जब मंडी खुलेगी, जब हम आएंगे, तो इसी सामान को अपना बेच के जो भी हमें मिलना होगा या बदलना होगा हम लेके चले जाएंगे। तो बात ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या क्राइसिस होगा कि यार ठीक है आपने यहाँ पे सामान तो रख दिया, लेकिन क्या हो कि कोई चुरा के ले जाए, है ना? क्यों, कोई मोरालिटी नाम की उस टाइम पे चीज होगी, कह नहीं सकते, तो क्यों ना इसको कोई चुरा के ले जाए। तो आप क्या करोगे? या उस टाइम पे लोगों ने सोचा होगा कि चलिए एक किसी व्यक्ति को रख देते हैं और बदले में उसको चलिए 2 किलो अनाज दे देंगे कि भैया 2 किलो अनाज ले लेना, लेकिन हमारे इस माल को सुरक्षित रखना आप। ठीक है, 1 हफ्ते तक सुरक्षा देने की गारंटी आपकी। अब उस व्यक्ति को भी लगा कि यार चलिए ठीक है, मैं कहीं पे ना ही मैं मछली मारने जा रहा हूँ, ना ही मैं गेहूं पैदा कर रहा हूँ, ना फल तोड़ रहा हूँ, ना हंटिंग कर रहा हूँ, मुझे जो खाने का सामान चाहिए वो मुझे बैठे बिठाए मिल जा रहा है, बस सुरक्षा ही तो देनी है। तो सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक हेल्प उन्होंने देनी स्टार्ट की। यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब 1 हफ्ता हुआ, जो भी सामान अपना रख के गए थे वो वापस आएंगे, आके बेच के अपना चले जाएंगे। ये चलता रहेगा, विद टाइम चलता रहेगा। अब इस व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आएगा, स्टार्टअप बोल लीजिए, उस टाइम का ये स्टार्टअप होगा। कि यार आप ना ये सब मत करो, आप यहाँ पे सामान रख के लेके जा रहे हो और 1 हफ्ते तक मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे आप 1 किलो दे दो बस। लेकिन ये जो बाजार है अब ये डेली खुलेगा, क्योंकि जिसको बेचना है वो बेचिए और चले जाए। क्यों 1 हफ्ते तक रखना? ऐसा क्यों? क्योंकि इसने ये पाया, इस व्यक्ति ने पाया कि एक व्यक्ति अपनी कुछ मछली रख के गया था यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए, और जब वो आता है वापस, जब वो वापस आता है तो कोल्ड स्टोरेज तो यहाँ पे है नहीं, तो ये सारी खराब हो गई। तो उसकी समझ में आया कि यार ये माल खराब हो रहा है तो रखने का फायदा क्या है। तो इसने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, डेली मार्केट खोलेंगे, आप लोग मत आना, मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा, ठीक, और जिसको जो सामान बेचना है, रखना है, लेके जाना है, वो ले जा सकते हैं। तो यही आपका मॉडर्न डे दुकानदार है। दुकान आज के टाइम पे यही तो है। आप कभी भी, आपको ब्रेड चाहिए, सुबह जाओ ब्रेड ले आओ, दूध चाहिए आप दूध का पैकेट लेके आ सकते हो। अब क्या आप दूध का पैकेट आपको 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके ले आओगे? अनलेस वो टेट्रा पैक हो। देखिए टेट्रा पैक तो क्या है, 5 6 7 8 10 दिन, और लंबा भी वो चलता है शायद 1 2 महीने। लेकिन जो पैकेट वाला दूध है, 2 दिन की एक्सपायरी है उसकी, या 3 दिन की है शायद। तो आप 1 हफ्ते का 1 दिन में तो परचेस करके ला नहीं सकते हो। तो वैसे ही आप उस टाइम पे सोचो, उसी स्थिति को मैंने काउंटर करने के लिए
व्यक्ति है, ये जो दुकानदार है, अब इसने माल रखा है तो बाकी लोग आएंगे कि यार तुम ही अकेले मजे लोगे क्या? पांच हुआ तो दो, तीन, चार, पांच, सब ऑफर करने लगेंगे अलग अलग कि चलिए मैं 1 किलो गेहूं पे बस आपको सारी चीजें जो भी है बदल के दे दूंगा। दूसरा बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो आधा किलो पे दे दूंगा। ये बोलेगा नहीं नहीं 300 ग्राम पे ही कर दूंगा मैं तो सारा काम। ठीक है, इस तरीके से एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ, और जहां कंपटीशन होगा फिर व्यापार भी डेवलप करना स्टार्ट करेगा। व्यापार भी स्टार्ट हुआ है ना, व्यापार ऐसे ही तो हुआ, ट्रेड हुआ। अब धीरे धीरे जब ये व्यापार होगा तो ये ट्रेड सेंटर बन जाएंगे, एक बहुत बड़े सेंटर का आकार ले लेंगे। और फिर धीरे धीरे यहाँ पे जब लोगों के पास पैसा होगा, काम होगा, एग्रीकल्चर का काम नहीं होगा, तो अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन शहरीकरण स्टार्ट होगा। आज भी आप देखो शहरीकरण, जब आप पढ़ोगे 2011 की सेंसस, तो उसमें क्या क्राइटेरिया है कि जो 75% लोग हैं आपके, वो कृषि कार्य में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी लॉजिक से देखो आप उस टाइम पे अर्बनाइजेशन इसी अकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ होगा। तो अब एक और चीज इसमें, अर्बनाइजेशन तक आपकी बात समझ में आई। अब अर्बनाइजेशन से आगे की बात हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुझे और एक चीज बतानी है। वो क्या कि ये जो दुकानदार थे, ठीक, अब इनके पास कोई सामान रख के गए, सपोज गेहूं, ठीक, अब ये रख के तो चला गया, तो शुरू शुरू में तो चलिए विश्वास पे काम हो जाता है, लेकिन बाद में लोग क्लेवर हर टाइम पे हर जगह रहते ही हैं, तो कुछ ने धांधली भी की होगी कि नहीं नहीं हमें कोई गेहूं नहीं दे के गए हो, आप कुछ नहीं दिया है आपने। तो ये जो बेचारा किसान था या जो भी व्यक्ति था, इसको नुकसान हुआ। तो ये गया दूसरे दुकानदार के पास कि भाई इसने तो मुझसे बेमाना किया है, मैं इसको नहीं दूंगा, मैं आपको सामान दूंगा, लेकिन आप बताइए क्या गारंटी दोगे मुझे इस चीज की। तो ये जो दुकानदार था, ये बोलता है कि चलिए मैं आपको लिखित में कोई चीज देता हूं, लिखित में। अब ये बोलेगा यार लिखित तो ना हमें पढ़ना आता है ना लिखना आता है, क्या लिखित में दोगे? बोले लिखित में कुछ नहीं, एक पत्थर लूंगा स्पेशल और आपके लिए उस पर बिल्कुल कारीगरी से काम कराऊंगा, और वही एक तरह से एक ट्रस्ट का पत्र रहेगा, या फिर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी चीज रहेगी कि आप वो पत्थर मुझे दोगे तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई आपने मुझे सामान दिया था। तो ये पत्र स्टार्ट हुए। पत्र के बाद अलग अलग सीलें, ये इवोल्व होगा कि यार सील दे देते हैं, काम करते हैं, अपनी एक मोहर छाप के दे देते हैं, क्योंकि ये जो दुकानदार हैं बाकी सारे कॉपी करके भी तो इसका बावला बना सकते हैं। तो इसने बोला नहीं नहीं मेरे नाम की मोहर होगी, तो सील स्टार्ट हुई। अब सीलों में भी कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, कभी गोल्ड की, कभी तो कॉपर की, कभी तांबे की। तांबा कॉपर तो एक ही एक है। तो सील के बाद ये बोलेंगे कि यार चलिए टोकन मनी ले लेते हैं, कोई कोई पेपर ले लेते हैं, क्योंकि इवॉल्व हो गई है फिर इसके बाद जनरेशन। अब पेपर के बाद धीरे 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 इवॉल्व करके पेपर करेंसी आ जाएगी पूरी। अब करेंसी आ गई है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, करेंसी आई। अब लोग करेंसी से भी आगे ऊपर चले गए, यूपीआई, क्यूआर कोड पे पे कर दो, ठीक है। उसके भी आगे चल रहा है ब्लॉकचेन, बिटकॉइन। तो ये इवॉल्व होके एक मीडियम था, जो देखो इवॉल्व होके कैसे पहुंच रहा है, ठीक। तो ये तो आपका एक जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, बार्टर से लेके उस तरीके से चीजें इवॉल्व हुई। लेकिन हम दूसरी कहानी पे चर्चा कर रहे हैं, वो है क्या, अर्बनाइजेशन की। देखिए अभी तक हमारे साथ क्या हुआ है, कंपटीशन था, उससे व्यापार डेवलप हुआ, व्यापार फिर सेंटर बने, और वही सेंटर फिर अर्बनाइजेशन में डेवलप हुए। अब एक शहर बना, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं उज्जैन, उज्जैन ही ले लेते हैं क्योंकि ये काफी बड़ा व्यापारिक केंद्र था ड्यूरिंग
गुप्ता पीरियड में नहीं, ये आपका मौर्य पीरियड में था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा शहर बना, आसपास के जितने भी यहाँ पे काम होता होगा, लेकिन होगा क्या कि मान लीजिए इस शहर के पास जितने भी लोग हैं उन सबके पास जितना भी उनको खाना चाहिए वो प्रॉपरली पहुंच गया है। उसके बाद भी लोगों ने गेहूं वगैरह दुकानदार को बेच दिए। अब दुकानदार किसको बेचे, क्योंकि जितने भी लोग उज्जैन में रहते हैं सबके घर में हैं, कोई खरीदने नहीं आ रहा। तो ये क्या काम करेंगे यार, चलिए नए नए रूट्स ढूंढते हैं हम, अलग अलग जगह पे भेजते हैं इस माल को, कोशिश करते हैं। तो ये ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तो अलग अलग जगह जाते हैं, अपना माल बेचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे माल बेचा। अब सपोज ये जो एक गांव बोल लीजिए, शहर बोल लीजिए, ये भी प्रोस्परस हो गया, यहाँ भी पर्याप्त है चीज़ें, यहाँ भी पर्याप्त है। तो फिर ये बोलेंगे कि यार अब हम बेचे कहाँ, पूरे जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में बेच रहे हैं सबके पास पूरा है, तो हम क्या करेंगे, हम बाहर लेके जाएंगे, दुनिया भर में बेचेंगे, अरब से ट्रेड करेंगे। अरब अरब से ट्रेड स्टार्ट हुआ, स्पाइस स्पाइस रूट। और ये बात हमारी थोड़ी चल रही है, ये तो चाइना में भी होगा। तो चाइना ने अपना सिल्क रूट बनाया। तो इस तरीके से अलग अलग ये डेवलपमेंट, ट्रेड, व्यापार स्टार्ट हुआ। अब जब ये देखिए डेवलप हो रहा है तो ये सिटी बन जाएंगी, ये पोर्ट टाउन बन जाएंगे, पोर्ट टाउन। फॉर एग्जांपल आप बोल लीजिए माटुपल्ली, कैलीकट, ये सब धीरे 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 डेवलप होना स्टार्ट हुए। अब ये जो उज्जैन पे वापस आते हैं कि उज्जैन के जो व्यापारी थे उन्होंने माल भेजा, तो उन्हें वापस में पैसा तो मिला ना। तो इनको जो पैसा मिला उससे उज्जैन और ज्यादा प्रोस्पेरस हुआ। जैसे ही यहाँ पे प्रोस्पेरिटी आती है, उज्जैन के लोग जैसे ही प्रोस्पेरस होते हैं, जो दुकानदार, जो ये सब लोग प्रोस्पेरस होते हैं, तो यही मनी लेंडर बन जाते हैं। इनके पास मनी है, किसान को दिए, किसान को पैसे दिए, ठीक। अब किसान को पैसे दिए, ये किसान अपना कुछ फसल उगाएगा, उस फसल का कुछ पार्ट ये इस मनी लेंडर को दे देगा, ठीक। तो आप देख रहे हो ये सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन दिक्कत हर जगह आएगी, फिर से दिक्कत आएगी यहाँ पे। आप देखो कि किसी साल किसान की फसल नहीं हुई, तो ये अपनी फसल नहीं देगा और ये उस फसल को मनी लेंडर को भी नहीं दे पाएगा। अब मनी लेंडर को इसने दिया नहीं, तो इसने जो पैसे दिए थे वो एक तरह से इसके मारे गए। तो ये मनी लेंडर जो है ये सोचेगा कि भाई मैं अब ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं दूंगा, स्पेशली किसान, या फिर कुछ किसानों को तो मैं नहीं दूंगा जो छोटे हैं, गरीब हैं, क्योंकि उनकी फसल वैसे ही इतनी वल्नरेबल है, ऊपर से बारिश नहीं पड़ी, कुछ और प्रॉब्लम हुई तो वो मर जाएगी, तो उसका नुकसान मुझे होगा। तो बात तो इनकी एक तरीके से सही भी थी। तो ये बोलेंगे कि भाई मुझे चाहिए एक गारंटर, गारंटर जो गारंटी दे सके, जो गारंटी दे सके। आज भी आप लोन लेने जाओ, बैंक से ही लेने जाओगे तो एक गारंटर भी वो साथ में रखते हैं, ताकि कभी आप डिफॉल्ट करते हो तो कम से कम उससे जाके आप पे प्रेशर डलवाया जा सके, सिर्फ प्रेशर, ठीक। तो इसने इस गारंटर को पैसे दिए, इस गारंटर ने इस किसान को दिए, और ये सिस्टम चलता रहा। अब ये गारंटर बोलेगा कि यार जब किसान पैसे नहीं देता तब तुम मेरे पीछे आते हो, और जब दे देता है तब मेरा कोई नाम नहीं, तो मैं तो बीच में एक तरह से पिस रहा हूं, तो मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। तो हिस्सा ये लेने लगा, कुछ पैसे इसने भी रखे बीच में, और धीरे 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 यही बैंक में डेवलप हो जाएगा। बैंक, बैंकिंग आप देखो किसी से पैसा लेती है, सपोज आप लोग पैसा देते हो बैंक को, बैंक अब क्या कर रही है, किसान हटा दीजिए, सपोज अडानी जी को, अडानी जी, जैसे ओसामा जी है ऐसे ही अडानी जी, ठीक। अच्छा ओसामा जी और अडानी जी, सॉरी मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, किसी ने बोला था
ठीक है, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने बोला था, ओसामा जी। तो वो काफी मीम्स और ये सब चलती रहती है, तो पता नहीं कैसे सबकॉन्शियसली दिमाग में रह जाता है। तो अब सपोज गौतम अडानी साहब फॉर्च्यून का रिफाइंड बनाते हैं, आपको पता होगा, अरे यार, फॉर्च्यून का रिफाइंड बनाते हैं। अब इस बैंक ने जो पैसा दिया, सपोज इस व्यक्ति से लिया, सपोज कि मैं आपको 4% का ब्याज प्रोवाइड कर देंगे, मीन्स आपने 1 लाख रुपए दिए तो हम वापस आपको 1,04,000 रुपए दे देंगे, ये इन्होंने बोला। अब अडानी आएंगे इनके बैंक के पास, तो अडानी साहब को ये लगभग 8% के ब्याज पे देंगे। ठीक है, अडानी साहब इस पैसे से फॉर्च्यून का रिफाइंड बनाएंगे, ये रिफाइंड ये व्यक्ति या हम लोग खाएंगे, और हम खाने के बाद सपोज हम 1 लाख का रिफाइंड खा जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम अडानी ने सिर्फ 1 लाख का ही रिफाइंड बनाया होगा, इस 1 लाख से ज़्यादा का बनाया होगा। सपोज 1,20,000 का रिफाइंड बनाया अडानी साहब ने, ठीक, 1,20,000 का। तो अब ये 1,20,000 रुपए फॉर्च्यून कंपनी के पास गए, 1,20,000, यही 20,000 रुपए या 1,20,000 अडानी साहब के पास जाएंगे, ये बैंक को जमा कितने करेंगे, 1,08,000 रुपए, क्योंकि 8% ब्याज था। तो इनको कितने बचे, 12,000 रुपए। बैंक ने इस या हमें एज ए पर्सन दिए कितने, 1,04,000 रुपए, इसके बीच का गैप रहा 4,000 रुपए, वो बैंक ने अपने पास रख लिया कि भाई देखिए हम सर्विस दे रहे हैं आपको, हमारे पास फंड मैनेजर है, स्टाफ है, एसी है, एटीएम है, ये है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमें चाहिए। इसी तरीके से मॉडर्न डे बैंकिंग, फिनेंशियल सेक्टर, ये सब इवॉल्व हुए धीरे 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 विद टाइम। आज आप देखो, चाहे शेयर मार्केट हो, कुछ भी हो, सब यही फंडा चल रहा है। आप क्या करोगे, बैंक में आप जमा नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि चलिए किसी कंपनी के शेयर खरीद ले रहे हो, कंपनी के मतलब अडानी की कंपनी के, आप सपोज अडानी पावर है, आप उसके शेयर खरीद रहे हो, तो आप डायरेक्टली पैसा अडानी साहब को दे रहे हो। तो बैंकिंग के जो बीच में ये पैसे थे, ये आपने, ये जो मुनाफा कमा रहा था 4,000 रुपए का, आपने इसको नहीं दिया, तो ये मुनाफा आपको हो जाएगा। तो आपको क्योंकि ज्यादा पैसे मिल रहे हो, हम डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, शेयर खरीद लोगे, तो यही हो गया शेयर मार्केट, फिनेंशियल सेक्टर पूरा फिर यही है। यही कहानी है कि वो कंपनी, उसके पास पैसे आए, वो कंपनी सपोज कुछ बनाएगी, कोई पावर बनाएगी, अडानी पावर है तो अडानी पावर बना रही है, बिजली बना रही है, उस बिजली को आप ही को बेच रही है, आप बिजली का बिल भर रहे हो, बिल कंपनी को जा रहा है, कंपनी फिर आपको। तो ये सर्किल पूरी दुनिया भर का यही एक साइकिल है। आप चाहे वर्ल्ड लेवल पे देख लो, IMF, ये सब कुछ मिला के इतनी सी ही बात है, इकोनॉमी सिर्फ इतनी है। अब इसी में फिर डिमांड सप्लाई चलती रहती है, कम ज़्यादा, बस उस पे ही पूरा है। चलिए आपको थोड़ा RBI अभी बताता हूँ इसी टाइम पे। जैसे RBI है, RBI क्या करती है, अभी बैंक है, इसके ऊपर RBI बैठा दी हमने कि इस बैंक को भी रेगुलेट करो। तो बैंक RBI क्या करेगी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो, वही खेल खेलती है कि बैंक को दे देगी इतने % ब्याज पे, बैंक फिर अडानी साहब को देगा, फिर ये ऐसे करके यहाँ आ जाएगा। बैंक के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो रिवर्स रेपो वो RBI को दे देगी। तो इस तरीके से पूरी इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। यहाँ तक बात समझ में आई? बस ये समझ में आई तो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और है, पूरी आपका इवोल्यूशन खत्म होगा, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसको एक बार थोड़ा सा सिंक इन करो, कोशिश करो कि आपको समझ में, लंबी स्टोरी है, शायद आपने पढ़ा और भी टाइम होगा, कहीं और भी पढ़ा होगा। इस तरीके से अगर आपने पढ़ा है, पहली बार पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा सिंक करने में टाइम लग रहा होगा। बाकी चीजें इतनी ही सिंपल है, इकोनॉमी बस डिमांड एंड सप्लाई, इसको याद रख लो और इस सिस्टम को याद रखो, इतना ही है। आज जो कुछ भी है इकोनॉमी में, सपोज कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें जो भी चल रही है, अभी सबसे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में क्या होगा जो चल रहा है,
अभी के लिए कुछ ऐसा है नहीं कॉम्प्लेक्स, क्या है, सब कुछ इसी में आ जाएगा। अभी जब पढ़ाऊंगा आपको मैं तो सब इसी फ्रेम में फिट हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से ये सब रहा। अब इसके हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलिए, तो हम कहाँ पर थे इसके पहले, थोड़ा सा जैसे अर्बनाइजेशन तक बात आई हमारी। अर्बनाइजेशन के बाद ये ट्रेड, व्यापार, ये सब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। हमने देखा कि दुनिया भर में हम गए, एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया। आज के टाइम में यही वर्ल्ड ट्रेड है, जिसमें एक ओ लगा दो तो WTO बन जाता है। पूरा यही सिस्टम रेगुलेट करता है कंट्री में। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी है वो उससे गवर्न हो जाती है। सब कुछ ऐसा ही है। इसमें एक जो चीज़ है, विद टाइम आप देखोगे जब करेंसी और ये सब डेवलप हो रही थी, अर्बनाइजेशन हुआ, व्यापार डेवलप हुआ, उसी टाइम पे आप देखो अंग्रेज हमारे यहाँ आए, क्योंकि हम अंग्रेजों के पास गए। अंग्रेज कोई दुनिया में, क्योंकि ऐसे थोड़ी हम ही सर्च कर रहे थे, चाइना भी सर्च कर रहा था सिल्क रूट के थ्रू दुनिया का मार्केट, ऐसी दुनिया भी सर्च कर रही होगी। तो वो हमारे पास है, हमारे पास आके हमको कॉलोनी बना लेते हैं, और कॉलोनी बनाने के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करते हैं अपने। ब्रिटेन करता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब जब वो ब्रिटेन में रिवोल्यूशन करेगा तो यहाँ से सामान लेके जाएगा, तो यहाँ से सामान लेके जाता है, वहाँ पे क्रांति करता है। तो हम अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में समझे तो जो इंडस्ट्री थी, जो मशीन थी, उसने मैन को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस भी नहीं तो कम कर दिया उसका यूज़, और फिर इंडस्ट्री लेड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। जब उद्योग बनाने लगेगा तो व्यक्ति के पास टाइम अब बचना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम से वो सोचेगा, इनोवेशन करेगा। तो अलग अलग सेक्टर इवोल्व होंगे, जैसे सर्विस सेक्टर, कि बस आप सोच रहे हो और सोचने से आप पैसे क्रिएट कर रहे हो। तो इस तरीके से ही पूरी इकोनॉमी चलती है। अब चलिए आते हैं अपना, लंबी कहानी हो गई है, सीधे सीधे आते हैं टॉपिक पे। अब चलिए, सबसे पहले अब रिकॉल करना, नहीं तो वीडियो पॉज करके फिर से एक बार देख लो और तब इस पे आना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि मैन हंटर था, फीमेल गैदरिंग करती थी। हंटिंग के लिए आप नए नए औजार बनाओगे, तो देखिए इन सब से ये औजार की तरह यूज किए जाते होंगे। और जो भीमबेटका की गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश में हैं, उसमें देखो ये शिकार कर रहे हैं लोग, हाथ में ये कुछ हथियार है, ये घोड़ा या गधा किस पे है उस पे बैठे हुए हैं और इस तरीके से शिकार कर रहे हैं। ठीक, तो ये दर्शाया गया है भीमबेटका में। तो जो मैंने आपको बात बोली वो लगभग यहाँ से कोरिलेट करती है। हेंस प्रूफ, ये देखिए हथियार भी है, हंटिंग, गैदरिंग, इन सब के एग्जाम्पल मिले हैं। तो जो हम एक हाइपोथेसिस सोच रहे थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके सही हो जाती है। भीमबेटका की गुफाएं हंटिंग सीन्स है, और जो कर्नाटक का हंसी है या सोन वैली है, वहाँ पे स्टोन के टूल्स बने हो, पत्थर के, क्योंकि उस टाइम पे देखिए पत्थर ही एक औजार होगा मारने का। तो उन टूल से हंटिंग करते थे, सेल्फ डिफेंस की भी काम आता था, और इसी तरीके से आपको याद भी रखना है। ठीक, तो हंटिंग और गैदरिंग ये पूरा हुआ। अब इंसान ने क्या किया, गुफाओं में रहना स्टार्ट कर ही दिया था। अब जब वो गुफाओं में रहेगा, ठीक, तो सबसे पहले जब हंटिंग गैदरिंग हुई उसमें से ही कुछ एनिमल को डोमेस्टिकेट करेगा। डोमेस्टिकेशन में सपोज गाय ही है, गाय को डोमेस्टिकेट किया, तो उसके बाद क्या होगा कि जो मिल्क है वो अब डेली आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। जो मीट है वो भी आपको कभी कभी, जैसे कुछ मर जाएगी जीव जंतु, वो उसको खा लेंगे। तो आपको कम एफर्ट से अब चीज़ें मिलने लगी धीरे 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 धीरे। अब आपने सपोज भेड़ ही पाली उस टाइम पे, उसको पालतू बनाया, तो उससे आप कपड़े पहन लोगे, तो आपको ठंड नहीं लगेगी। ठंड नहीं लगेगी तो आप जल्दी से ठंड में मरोगे नहीं, या फिर ऐसी ठंडी जगह पे भी आप चले जाओगे क्योंकि आपने कपड़े पहने हुए हैं। तो ये सिंपल सिंपल से लॉजिक है। और उसी हिसाब से जो पहली एसेट लोगों की रही होगी वो कैटल ही होगी, गाय ही होगी। हमारे ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है, और गाय एक तरह से वेल्थ का सिंबल भी माना जाता था।
तो उस टाइम पे जो वेल्थ थी वो मेजर होती थी काउज में। हमारे ऋग्वेदिक टाइम पे भी ये देखने को मिलता है। और मेहरगढ़ जो आज बलूचिस्तान में है, वहां पे कैटल के, शिप के, गोट के, बकरी, भेड़ और कैटल, गाय, इन सब के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज हंटिंग एंड गैदरिंग भीमबेटका में मिली। फिर हमने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, तो ये सब एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अब जब गाय थी या फिर जिस भी जानवर को हमने पालतू बनाया, उसके चारे की व्यवस्था की, हम घाटियों के आसपास जाके रहने लगे, तो एक सेटल्ड वे ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ। और प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे आप, जैसे वीट, बार्ले, इन सब का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ मेहरगढ़ में। ऐसी कोल्डी हवा जो यूपी में है, वहां पे चावल के एविडेंस मिलते हैं। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है, शायद प्रतापनगर जिले में है। प्रतापनगर, प्रतापनगर नहीं है, प्रतापगढ़ है शायद, प्रतापगढ़, ठीक है। तो कोल्डी हवा, वहां पे चावल के एविडेंस मिलते हैं। उससे हुआ क्या कि सेटल्ड लाइफ होने लगी, फूड सरप्लस होने लगा, शॉर्टेज भी खत्म हो गई। और जब शॉर्टेज खत्म हो जाएगी तो आप प्लानिंग स्टार्ट करते हो कि कैसे हमें चीजें अलग अलग तरीके से प्लान करनी है। प्लानिंग स्टार्ट हुई, आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये स्टोरेज के लिए सिस्टम बनाए थे। जैसे आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ग्रेट ग्रेनरीज, बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज हमें देखने को मिलती हैं। अब जब हम घाटी के आसपास रह रहे हैं तो आसपास के रिसोर्स यूज करके अपने कुछ हट वगैरह घर बना लेंगे। यहाँ पे मछली मार के खा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मछली इन्होंने सुखाई हुई है यहाँ पे। और इसी तरीके से जो जंगली जानवर मर जाएंगे, उनकी जो हड्डी होगी, बोन्स होगी, उससे आप कुछ औजार बना सकते हो। तो कुछ औजार इन्होंने इस तरीके से बनाए हुए हैं। आसपास में जो लकड़ी होगी, जो उससे आप कुछ ऐसी, आज भी देखो हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनता है ना, कोई बास्केट बना लोगे तो ये बास्केट, ये सब आपने बनाना स्टार्ट किया, ठीक। चलिए, जो भी आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन हुआ उस टाइम पे, क्योंकि आप सेटल हो गई एक लाइफ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, तो सरप्लस प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए आप कुछ स्टोरेज बनाओगे। तो हड़प्पा मोहनजोदारो में बड़ी बड़ी ग्रेनरीज और लोथल में डॉकयार्ड मिले हैं, जो एक व्यापारिक केंद्र को भी दिखाते हैं। अब इससे होगा क्या कि देखिए, ये आप देखो, ये अलग अलग तरीके की ये मोहरे ये देखने को हमें मिलने लगेंगी। ये कुछ मेटल्स के बने हुए अलग अलग चीजें, आप एक तरह से बोल सकते हो कि हैंडीक्राफ्ट भी डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब व्यक्ति के पास क्या है ना, एग्रीकल्चर तो हो गया है, खाने की व्यवस्था हो गई है, दिन भर करेगा क्या, जो आसपास के रिसोर्स होंगे उसी को यूज करके कुछ ना कुछ बना लेगा। तो हैंडीक्राफ्ट स्टार्ट होगा और अलग अलग चीजें यहाँ पे स्टार्ट होती है, हमें देखने को मिलती है। चलिए, अब आप देख रहे हो कि हैंडीक्राफ्ट डेवलप हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जो काम है उसमें फिर स्पेशलाइजेशन आया होगा? स्पेशलाइजेशन, जब आप हाथ की कलाकारी दिखाओगे तो कुछ लोग होंगे जो बहुत अच्छा बनाएंगे किसी एक चीज़ को, बास्केट अच्छी बनाएंगे। कुछ लोग होंगे जो गले में पहनने पहनने वाले हार, कुछ ऐसी रिंग्स वगैरह, कुछ उस तरीके का चीज़ या फिर ज्वेलरी वगैरह अच्छी बनाएंगे। तो एक स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हुआ और यहीं से डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट होता है। डिवीजन,
डिवीजन ऑफ लेबर की काम के आधार पे लोगों को डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड ही क्या, एक कैटेगरी बना दी गई। अब हम इस तरीके से बनाते हैं कि ये सबसे ऊपर है, फिर ये है, फिर ये, इस तरीके से अच्छा है कि ये इस तरीके का एक सिस्टम रहा होगा कि देखिए इस बॉक्स में जैसे आज बोलते हैं बनिया है, ब्राह्मण है, ठीक है, आपका वैश्य तो यही हो गया, शूद्र है, अलग अलग हम जो नाम बोलते हैं, तो ये इक्वालिटी ये दिखाता है। लेकिन ये जो पिरामिड बनाने लगे ना, तो इससे ये दिखने लगा कि ये ऊपर है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन था, इस तरीके का कुछ था, जबकि वो हिस्टोरियन ने हमारे यहाँ डिस्टोर्ट कर करके, क्योंकि जो हिस्ट्री लिखने वाले ये उल्टे हाथ वाले थे। उल्टे हाथ वाले मीन्स उसके आगे मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग जो इसमें इंटरेस्टेड है वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उल्टे हाथ से लिखा गया इतिहास है, तो उन्होंने चीज़ों को डिस्टॉर्ट किया। विद टाइम चीज़ें सही हो जाएंगी, हो भी रही हैं, और आगे अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब यहां से फिर क्या हुआ, देखिए एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन आ चुका है, क्रांति चल रही है, सेटल्ड है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर स्टार्ट हो गया है, सब अपना अपना काम करते हैं, खेती बढ़िया होती है, तो जो राज्य हैं वो भी प्रोस्परस होंगे। अब कोई छोटा राज्य नहीं बनेगा, बड़े बड़े राज्य, जैसे आप देखोगे पहले, वन सेकेंड, आप देखो, चलिए इसी में बना लेते हैं। स्टार्टिंग में आपने 16 महाजनपद सुने होंगे, अंग, वत्स, मल, छेदी, ठीक है, आपका कुरु, पांचाल, ये सब छोटे छोटे थे, गढ़ थे एक तरीके से। और फिर इसमें से मगध बहुत बड़ा इमर्ज होके आएगा, मगध। तो उसका रीजन यही रहेगा कि वो आसपास नदी से घिरा हुआ था, एक तरफ गंगा थी, दूसरी तरफ सोन रिवर थी, तो उससे एक नेचुरल डिफेंस मिला इसको, ठीक है। नेचुरल डिफेंस की वजह से यहाँ पे आसपास फॉरेस्ट भी थे, तो फॉरेस्ट के रिसोर्स भी यूज किए गए। उन फॉरेस्ट में हाथी थे, तो हाथी को अपनी सेना का पार्ट बनाया गया, तो एक आर्मी बिल्ड की गई। अच्छी प्रोडक्टिविटी थी, लोग पैसे वाले थे, तो मगध को टैक्स काफ़ी मिलता था, पैसा बहुत आता था। अब पैसा आएगा तो हर चीज़ का डेवलपमेंट होगा और मगध का एक्सपेंशन होगा, और मगध एक बहुत बड़ा एम्पायर बनेगा, ठीक है, मगध एम्पायर। तो 16 महाजनपद थे, बड़े होते 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 ये इस रूप में आएंगे। तो ऐसे ही आप देखो उस टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश होगा, क्योंकि उसको लैंड रेवेन्यू मिला, जैसे भागा, बली, ये सब एक लैंड रेवेन्यू था। कैसे कि अब प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन है, लोगों के पास खूब पैसा है, वो थोड़ा बहुत टैक्स दे भी देंगे सरकार को या फिर अपने राजा को जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम पॉलिटी में देखेंगे, यहाँ से एक पॉलिटी की स्ट्रीम निकलेगी, और फिर जब हम उत्तराखंड की पॉलिटी पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये पूरा आज की जो डेमोक्रेसी है ये कैसे बनी, कैसे यहाँ तक आई, कैसे। तो यहाँ से ही उसका लिंक निकलता है, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए यहीं पे रखते हैं। तो टैक्सेशन, ट्रेड, स्टेट कंट्रोल, और इस हिसाब से यहाँ पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप होनी स्टार्ट होगी, ठीक। तो किस चीज़ से हो रहा है आप खुद समझो, सिर्फ एक वैली में सेटलमेंट होने से, आप घाटी में रहे, प्रोडक्शन अच्छा है, पैसा है, टैक्स भी दोगे, बड़े बड़े एम्पायर भी बन जाएंगे उससे, अर्बनाइजेशन, सब कुछ यहाँ से होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 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 जैसा कि हमने देखा कि पहले जब गाय को हमने पालतू बनाया तो एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, और क्रांति ये थी कि गाय को वेल्थ का सिंबल माना गया, कि आपके पास जितनी गाय है उतना आप पैसे वाले हो, क्योंकि आपको डेली उतना दूध मिल जाएगा, आपका न्यूट्रिशन सही रहेगा, आपको ज़्यादा शिकार पे नहीं जाना पड़ेगा, तो आप एक तरह से वेल्दी पर्सन होते चले जाओगे धीरे धीरे। तो गाय को एक वेल्थ का सिंबल माना जाता था, ऋग वैदिक टाइम पे भी हमने देखा है। लेकिन जब लोग घाटी में बसने स्टार्ट हुए तो वहाँ पे ना लैंड भी प्रोडक्शन में बहुत कुछ देने लगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा लैंड उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, उतना ज़्यादा वो टैक्स देगा सरकार को, और जो सरकार को ज़्यादा टैक्स देगा, तो हाँ आप आज के टाइम में भी उसे जोड़ के देख सकते हो। जो दो लोग हैं बड़े, वो ज़्यादा टैक्स देते हैं, और आप देखो कितना डोमिनेंस रहता है।
ठीक, तो उसी तरीके से सबको अपना अपना काम डिवाइड कर दिया गया और लैंड, गाय की जगह अब लैंड एक सिंबल मानी गई प्रोस्पेरिटी की। ठीक, यहां से डिवीजन ऑफ वर्क, वेल्थ, लेबर, इकोनॉमी सब कुछ डेवलप करना स्टार्ट किया कि देखिए आपके पास ज्यादा जमीन है, आप ज्यादा पैसे वाले हो, आप किसी मजदूर को भी रख सकते हो, उससे जबरदस्ती काम भी करा सकते हो, पैसा है तो आपके पास। और फिर इकोनॉमी में भी हायरार्की डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि आप टैक्स दे रहे हो तो टैक्स डायरेक्ट सरकार को नहीं दोगे, बीच में उसके किसी कर्मचारी को दोगे, तो इन कर्मचारियों की एक क्लास डेवलप होगी, बाद में चल के यही सिविल सर्वेंट बनेंगे। ठीक है, इसको हम पॉलिटी में देखेंगे और ऊपर राजा बैठा रहेगा। आज भी ऐसी होता है, हम जो कृषि लोग करते हैं वो लगान देते हैं किसे, जो भी हमारे यहाँ के अधिकारी होते हैं उनको देंगे, वो अपने डिपार्टमेंट को देंगे, वो मिनिस्ट्री में जाएगा, मिनिस्ट्री से सरकार के पास, या फाइनेंस मिनिस्ट्री, बजट पूरा वो सब बन के तैयार होता है। तो मतलब जो राजा है अल्टीमेटली उसके पास चीज़ें पहुंच रही हैं। तो जो सामंतवाद है, सामंत सिस्टम, वो डेवलप होना यहाँ से स्टार्ट होगा कि अब मेरे पास लैंड है, मुझे कुछ काम नहीं करना, 4 मजदूर पकड़ूंगा, उनसे काम कराऊंगा, और जो पैदा होगा उससे मैं भी खाऊंगा, कुछ उनको दे दूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो बिना काम किए अब पैसा मिलना स्टार्ट हुआ। तो यही है सामंतवाद, फ्यूडलिज्म जिसको हम बोलते हैं। ऑल्दो फ्यूडलिज्म को ना थोड़ा सा डिस्टोर्ट भी किया गया है सामंतवाद को। कैसे? देखिए, फ्यूडलिज्म था एक तरह से स्पेशलाइजेशन के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को अच्छे से कर सकता है, सपोज किसी के पास पैसा है लेकिन वो उतनी मेहनत, उतनी लेबर नहीं कर सकता, खेत में उतना काम नहीं कर सकता, तो क्यों है कि वो जबरदस्ती जाके उस खेत में काम करे? क्यों ना वो किसी अच्छे व्यक्ति को, जो अच्छे से काम करता है, खेत का जानता है उस बारे में, उसको पैसे दे और वो काम कर दे। तो वो सही रहेगा, या फिर वो जबरदस्ती क्योंकि उसे बस काम करना है तो पूरे दिन खेत में लगा रहे, चाहे उससे काम बिल्कुल भी ना हो? तो ये जो बात है, ये थोड़ा सा फ्यूडलिज्म में समझने की थी कि जो सामंतवाद था वो ठीक है, वो काम करवाया गया, फोर्स लेबर भी हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि स्पेशलाइजेशन भी करने की वजह से ये चीज डेवलप हुई हो। ठीक, तो फ्यूडलिज्म डेवलप होगा ऑब्वियसली, जो कि बाद में चल के निगेटिवली करेगा। अब ऐसे ही सब कुछ तो डेवलप हो गया, शहर बन गए, सामंतवाद सिस्टम, राजा, सब कुछ था। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे उज्जैन में ही था कि डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद लोग नए नए रास्ते ढूंढने स्टार्ट करेंगे, नए नए रास्ते स्टार्ट करेंगे ढूंढने। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ है अपनी स्लाइड? ये जो था कि देखिए, ये स्पाइस रूट, सिल्क रूट, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स बन गए तो ये अलग अलग रास्ते ढूंढने स्टार्ट करेंगे, तो और लोग हमारे यहाँ भी आएंगे। इसी चीज़ को इसमें समझाया गया है, पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी आपके साथ। अब लोग इसी पहले क्या था कि आक्रमण लोग कर रहे थे, आक्रमण करके भी हथियाते थे, लेकिन फिर लोगों को समझ में आया कि यार हम क्या है ना, इंडिया ने कभी किसी देश पे जब भी आक्रमण किया भी होगा, जैसे हम जो चोला साम्राज्य था उसने श्रीलंका को जीता, कंबोडिया जीता, और आसियान को लगभग इंडिया का ही पार्ट बनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने जीता और जीत के छोड़ के आ गए। वहां पे ऐसा नहीं किया कि उसको हथिया लिया, वहां लूट पाट करके आ गए। इंडिया में जो भी इन्फिल्ट्रेटर आए, उन्होंने एक तरह से, जितने भी आक्रांता थे, उन्होंने इसको अपना समझा ही नहीं, इसको लूटा, और ऐसे लूटा, लूट लूट के बाहर ले गए। और आज देखो, जिस देश में वो चीजें गई, जिन्होंने लूटा भी, आज उनकी कंडीशन देख लो क्या हुई है। आप मंगोलिया, मंगोल वहां से आए थे, क्या स्थिति है, लोग शायद जानते भी नहीं होंगे कि अच्छा चाइना रशिया के बीच में कहीं छोटा सा है। ठीक है, आप पूरे ईरान का देख लो, इराक का देख लो, और आप नाम लो जिसने लूटा है हमें, वो उसके हाल देख लो, आप बोलोगे यार ब्रिटेन ने तो सबसे ज्यादा लूटा है, उसका हाल देखो। क्राइसिस है वहां पर। अभी
क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखो, हम जीडीपी में उनसे आगे हो गए, पॉलिटिकली हम उनसे, हमारे ही पीएम मींस इंडिया ओरिजिन के ही पीएम वहाँ पे थे। और धीरे धीरे देखो ब्रिटेन अब वो पावर नहीं बची है, जब से ब्रेग्जिट हुआ है तब से तो और ज़्यादा वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। और अभी वो देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया भर की चीज़ें साइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि हमारी ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट जीरो के आसपास पहुंचने वाली है, जापान की नेगेटिव में है। और जितने भी यूरोप के देश हैं वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ हैं जैसे फ्रांस जर्मनी, उनके पास एमएसएमई कुछ स्पेशलाइजेशन है उसमें अच्छा है। ओवरऑल आप देखोगे तो ग्रोथ रेट वहां पे कम ही है, ऑल्दो पर कैपिटा इनकम ओब्वियसली ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन है। तो लोगों ने क्या काम किया उस टाइम पे जब कोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, कि ऐसा नहीं है कि हम आएंगे लूटेंगे और ले जाएंगे, हम आएंगे व्यापार करेंगे और उस व्यापार से मुनाफा कमाएंगे, ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो इन्होंने व्यापार स्टार्ट किया, मर्केंटाइलिज्म जिसको बोलते हैं, मर्केंटाइल फेज, कि आपने व्यापार स्टार्ट किया, यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट लेके आओगे कुछ बना हुआ, और यहाँ से रॉ मटेरियल कच्चा माल मसाले वगैरह लेके चले जाओगे, इस तरीके का रहा। तो देखिए स्पाइस रूट, टेक्सटाइल, गुजरात पोर्ट, कैलिकट, और ये आसियान तक खूब अच्छे से ट्रेड, एक्सपोर्ट, व्यापार, एक्सप्लॉइटेशन नहीं बोलेंगे, व्यापार था जो डेवलप हुआ। और जब व्यापार होगा तो फिर उसमें करेंसी का भी रोल बढ़ेगा, तो करेंसी भी डिमांड में आ जाएगी। फिर अलग अलग सेक्टर जैसे बैंकिंग, आज जो बैंकिंग में हम इंटरनेशनल बैंकिंग में देखते हैं स्विफ्ट, तो वो भी इंटरनेशनल ट्रेड, उसके पैसे लेन देन कोई देखता है बस। अब जो ब्रिटिश आएंगे इंडिया में, वो यहाँ पे सेटल्ड होंगे, कॉलोनी बनाएंगे, यहाँ से सीधा सीधा माल लेके जाएंगे, यहाँ से एक्सप्लॉइटेशन करेंगे और अपने वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करेंगे, क्रांति करेंगे, मशीन से सामान बनाएंगे, उस मशीन के सामान को इंडिया में लाके बेचेंगे। तो एक फेज ये रही इस टाइम पे। लेकिन फायदा क्या मीन्स, एक जो अच्छी चीज थी वो ये थी कि मास प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। अब जब प्रोडक्शन होगा तो जो पैसे वाले हैं वो और ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, पैसे वाले बनते जा रहे हैं। जो गरीब है उसकी कहीं ना कहीं जो वेजेस है, मजदूरी है, वो स्टेगनेशन हो जाएगी। तो यहां से ही एक क्रांति का जन्म होगा। वो क्या होगा कि जो लोग हैं वो डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग आइडियोलॉजी में। एक कैपिटलिस्ट निकल जाएगी जो व्यापारी को फायदा करेगी, एक सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ये अलग अलग विचारधाराएं यहीं से निकलेंगी फिर बाद में। और जो आज तक हम देखते हैं, तो इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया इन्होंने, रैयतवाड़ी, ठीक है। हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट थे उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया, जो वेल्थ थी उसको लूट लिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ले जाके ब्रिटेन चले गए, वहाँ से माल लेके आए इंडिया में, और इंडिया में एक तरह से अपना माल यहाँ पे बेचना स्टार्ट किया। तो इसके अपने अपने फायदे रहे, लेकिन यहाँ से आइडियोलॉजी का जन्म हो जाएगा, क्योंकि जो शोषित हो रहा है वो एक वर्ग में आ जाएगा, जो शोषण कर रहे हैं वो दूसरे वर्ग में। तो एक क्लास स्ट्रगल, जिसको मार्क्स कह कह के थक गए, ठीक है, लेकिन उनके जितने चेले आए उन सब ने उसी क्रांति से क्रांति की, या उसी विचार से क्रांति की, और फिर वही बन के बैठ गई जो मार्क्स नहीं चाहते थे। मतलब क्या है, जो मार्क्स थे वो बोलते थे कि स्टेटलेस मीन्स कोई राज्य का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए, माओ जेडोंग, आज शी जिनपिंग, ये सब क्या कर रहे हैं, रशिया में भी देख लीजिए, आए उसी विचार को लेके, क्रांति कर दी सब में कि अब देखो अच्छे दिन आने वाले हैं। उसके बाद में तानाशाह बन गए, और तानाशाह बनने के बाद आज वहाँ के जो लोग थे वो लगभग वैसे ही जी रहे हैं जैसे उस क्रांति से पहले जी रहे थे। तो कुछ नहीं बदला, बस यह सत्ता पहले किसी और हाथ में थी, अब किसी और हाथ में चलेगी। तो क्रांति, बड़े बड़े आंदोलन, एक्सेप्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन, क्रांति से लगभग वो एक शार्प कुल्हाड़ी जैसे होती है ना, उसकी तरह है, बड़े से बड़ा पेड़ कट जाएगा उससे।
आंदोलन से आप बड़े से बड़ा पेड़ काट सकते हो, सत्ता गिरा सकते हो, जमीन पे ला सकते हो किसी को भी, लेकिन नई चीज सृजित नहीं कर सकती क्रांति, नहीं करती। इंडिया में भी क्रांति हुई जब टोटल इवोल्यूशन जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, वो स्टार्ट करते हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ। सब कुछ करने के बाद फिर से कुछ होता नहीं है उस क्रांति के बाद भी, जो सत्ता में आते हैं वो भी वैसी, फिर से इंदिरा गांधी आती हैं। तो चीजें, क्रांति क्या है, आपको हटा सकती है, लेकिन कुछ निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है क्रांति से। अलग अलग मीडियम है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ये मेरा पर्सपेक्टिव था कि ज्यादातर क्रांति बस किसी को गिरा सकती है, लेकिन कुछ नया बना नहीं सकती। चलिए, तो ये सिस्टम डेवलप हुआ, मार्केट इकोनॉमी। अब जो कैपिटलिज्म था वो मार्केट इकोनॉमी को फेवर करेगा, और जो सोशलिज्म विचारधारा थी वो सेंट्रली मींस जो प्लान्ड इकोनॉमी है उस पर ध्यान देगी। तो भारत का भी लगभग ऐसा ही था। भारत में भी देखिए 5 ईयर प्लान, ये प्लान्ड इकोनॉमी का ही पार्ट था। जो हमारे यहाँ बड़े बड़ी CPSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एम्स बने, IIT बने, तो सब सरकार के तहत रहे। 5 ईयर प्लान, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, सब सरकार ने किया। और पब्लिक, या फिर आप बोल लीजिए कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ रही। फिर उसके बाद धीरे 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 LPG रिफॉर्म आएंगे 1990s में, क्योंकि हर विचारधारा आप देखो, कम्युनिस्ट लो, कैपिटलिज्म लो, कुछ भी ले लो, वो गिरती जा रही है, दूसरी आ रही है। तो हुआ क्या, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्री से लोग पैसा कमा रहे थे, अब वो चीज खत्म हो गई है। अब लोग क्या हुए, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में आ गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से नॉलेज इकोनॉमी की तरफ आ गए। यहाँ पे क्या है, घर बैठे बिठाए, जैसे आप अभी कुछ काम ही कर रहे हो, कुछ ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ठीक है, लैपटॉप पे, तो आप फिजिकली कहीं नहीं जा रहे हो, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, लेकिन बैठे बैठे काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है। तो नॉलेज इकोनॉमी का एक नया स्टार्ट हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सर्विस का। और हम भी, भारत भी चाहता है कि 2047 तक हम सिर्फ इकोनॉमिकली हम डेवलप हो, लेकिन हम नॉलेज इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि जो फ्यूचर है वो नॉलेज इकोनॉमी का है, ठीक है। LPG रिफॉर्म, IT सर्विस, UPI, स्टार्टअप, ये सब नॉलेज इकोनॉमी। आज देखो शार्क टैंक, स्टार्टअप में अलग अलग आपको पैसे दिए जा रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया, ये सब क्या है, प्रमोट कर रही है सरकार कि आप नॉलेज इकोनॉमी की तरफ आओ, UPI, ये सब, ठीक है। डिजिटल इंडिया, ये सब नॉलेज इकोनॉमी का पार्ट है कि हेल्थ भी, E-हेल्थ होनी चाहिए, टेली हेल्थ होनी चाहिए, टेली मानस किया, टूरिज्म, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर तो डिफरेंट हुआ, तो वहां तक आया। अब लेकिन फ्यूचर क्या है, ये तो हम यहां तक आए कि आज़ादी के बाद से हमने कंट्रोल रहे, पहले हम कंट्रोल के बाद जब 1990s में एक तरह से क्राइसिस आया, तो हमने उस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए रिफॉर्म लिया। और रिफॉर्म क्या किए कि भैया हम पहले कंट्रोल्ड इकोनॉमी थे, अब पूरी मार्केट इकोनॉमी बन गए, सब कुछ मार्केट के हाथ में। हमने छोड़ने की एटलीस्ट कोशिश की, लेकिन वो भी आके आपको दिख रहा है कि विफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी इतनी बढ़ रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखो, 1% से ज़्यादा लोग, नहीं, 1% से कम लोग 40% से ज़्यादा की वेल्थ रखते हैं, टोटल वेल्थ। तो ये कितनी बड़ी इनइक्वालिटी है। तो अब क्या है, फ्यूचर क्या है फिर इकोनॉमी का? तो इकोनॉमी भाई हमें ग्रीन इकोनॉमी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना पोल्यूशन, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि इकोनॉमी आने वाले टाइम में फिर सफ़र करेगी। तो उससे बढ़िया है ऐसी इकोनॉमी जो लो कार्बन प्रोड्यूस करे, रिसोर्स जितने भी हो उसमें एफिशिएंटली यूज करे। भाई ऐसा नहीं है कि पेड़ ही काट दिए सारे। और जो सोशल है, जो समाज है, उसको भी इंक्लूड करके चले। ऐसा नहीं हो कि जो नक्सल प्रभावित एरिया है उसको हम छोड़ दें, वो रेड कॉरिडोर बड़ा होता रहे। ऐसे ही जो ट्राइबल्स हैं वो पीछे ना छूट जाएं, जो महिलाएं हैं वो पीछे ना छूट जाएं, जो अदर कास्ट हैं, कुछ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, PVTGs हैं, नॉर्थ ईस्ट है, कोई भी क्षेत्र, एरिया, कुछ भी हो, ऐसा ना हो कि पीछे छूट जाए। क्योंकि यहाँ से जो पीछे छूट जाएगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। और इन्हीं सबको मिला के बनता है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन इस डेवलपमेंट को हम AI से इंटीग्रेट करेंगे।
तो यही है फ्यूचर ग्रीन इकोनॉमी प्लस एआई। एटलीस्ट आने वाले 10 20 30 साल के लिए तो ये है, फिर उसके बाद कुछ चीजें चेंज हो तो वी डोंट नो। तो यहां तक आपको समझ में आया, यही है आपकी इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी। तो एक चीज आपने देखी कि पर्यावरण से हमने स्टार्ट किया कि ये बस पर्यावरण पे ही आके रुक रहा है कहीं ग्रीन इकोनॉमी पे। तो नेचर नोज द बेस्ट। एनवायरनमेंट जब आप पढ़ोगे तो एक इकोलॉजिस्ट आएंगे बैरी कोमनर, उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे और उसमें से एक था कि नेचर नोज द बेस्ट, जो प्रकृति है वो अपने बारे में सबसे अच्छे से जानती है, वो अपने आप को बैलेंस करना जानती है, आप चाहे कितनी कोशिश कर लो वो ठीक कर लेगी खुद को। तो यहीं पे चलिए उन्हीं की थॉट से